बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान में जस्टिस याहिया अफरीदी ने अपनी एक नशीद सीनियर तरीन जज जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब के लिए खाली कर दी है। और फिर जुडिशल कमीशन के इजलास में घमसान का रन पड़ने वाला है। बुशरा बेगम जो है वो पेशावर से लाहौर मुंतकिल हो गई है ज़ुबान पर। ये मौकलों का चक्कर है या कोई सियासी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है, सियासी हिकमत अमली है, इस पर भी बात करेंगे। और फिर जो साइफर में इमरान खान और शाह महमूद क्रैशी को सजा सुनाने वाले जज हैं अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हत्थे चढ़ गए हैं। लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे कि बरतानिया में साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा की गाड़ी पर एहतजाज के नाम पे हमला हुआ है और हमारे वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस बात का सख्त नोटिस लिया है और मुलजिमों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान किया है। उन्होंने जो बातें की हैं, क्या वो सिर्फ भड़के हैं या हमारे कवानीन जो है, मुल्की कवानीन, मरवजा कवानीन जो है, वो इस बात की इजाज़त भी देते हैं कि पाकिस्तान में बैठ के या पाकिस्तानी हुकूमत बरतानिया में ये जुर्म करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकती है। उन्होंने एक बात तो ये की है, पहले तो ये देखें ना कि हुआ क्या। ये जस्टिस काजी फायज ईसा साहब जो है, ये हाई कमीशन की गाड़ी जो है उसमें अपनी बेगम के साथ सफ़र कर रहे थे और वो जो दरसगाह है जहाँ इन्होंने जाना था, जहाँ ये बेंचर जो है मुंतखब हुए हैं, तो वहाँ से जब ये निकले हैं तो इनकी गाड़ी रोकने के लिए वहाँ कोई पीटीआई के 8, 9, 10 के करीब जो खवातीन और एक लड़का है शयान वगैरह, वो वहाँ थे। तो उन्होंने इनकी एहतजाज, ठीक है वो कर सकते हैं, एहतजाज करें, लेकिन वो एहतजाज से जो एहतजाज वाली रेड लाइन है ना, वो उन्होंने क्रॉस की है और जस्टिस काजी फायज ईसा की गाड़ी पे वो हमलावर हुए, गाड़ी पे मुक्के शुक्के मारे हैं उन्होंने और गाड़ी का पीछा भी किया है, भागे भी हैं। और ये बड़ी मज़े का खेस किस्म की सूरत थी वहाँ। ये जो लोग थे ना 8, 10, 9, 11, 12 हमेशा यही होते हैं जहाँ भी। ये नवाज शरीफ के घर एहतजाज करने वालों में भी यही लोग आगे आगे होते हैं। यहाँ जो काजी साहब के खिलाफ एहतजाज करने के लिए पहुंचे हुए थे और बात कर ये कर रहे थे जनाब, इन्होंने हकूक इंसानी के हवाले से पीटीआई के खिलाफ पता नहीं क्या कर दिया हुआ है, ना इन्होंने फैसले पड़े हुए हैं, ना इनको ये पता है कि जब वो कारकुनों के वो जब जहाँ ये हो रहा था पाकिस्तान में हकूक इंसान के खिलाफ, इंसानी के खिलाफ वर्जी, तो काजी साहब चुप थे। काजी साहब क्या कर सकते थे? जो सुओ मोटो का इख्तियार है उनको ये शायद पता ही नहीं बच्चों को कि वो तो चीफ जस्टिस के हाथ में अब रह ही नहीं गया। वो तो प्रोसीजर कमेटी जो है उसने सुओ मोटो लेना होता है। अगर हकूक इंसानी की किसी खिलाफ वर्जी में सुओ मोटो लेना हो तो उसमें तो मुनीब अख्तर साहब थे और मंसूर अली शाह साहब थे, 3 रुकनी थी, वो दोनों कह देते जनाब कि ये खिलाफ वर्जी हो रही है, आप इसमें सुओ मोटो लें, तो वो लेना पड़ना था। बहरहाल ये जनाब उनकी जो, और फिर वो एक खातून है, वो भागती हुई जाती है और जनाब बड़ी खुश और कहती है, यानी मज़े का खेज मैं कह रहा हूँ ना, जैसे छलांगे लगा के जा रही है वो, तो वो ये कह रही है जनाब काजी साहब जो है वो गाड़ी में वो मुँह छुपा लिया था उन्होंने ऐसे वो करके। और जो वो लड़का है शयान, तो वो ये कहता है मामा ये देखें ये वीडियो आ गई है काजी साहब की। यानी इस बात पे खुश हो रहे हैं कि काजी साहब जो गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं उसकी वीडियो बनाने में मैं कामयाब हो गया। यानी उनका मकसद जो, और गाड़ी का पीछा करते हैं, गाड़ी का पीछा करके क्या मिल जाना था उनको, भाग के गाड़ी के पीछे क्या मिल जाना था, सिर्फ उनकी तज़हीक करना मकसूद था। जनाब देखें जनाब काजी साहब जो है ये पक्ष, हमने बदला ले लिया, काजी साहब से बदला ले लिया हमने, जो पाकिस्तान में हमारे साथ करते रहे हैं, पीटीआई के साथ करते रहे हैं, इमरान खान के खिलाफ जो करते रहे हैं, तो इनको ये पता ही नहीं कि क्या किया उन्होंने, क्या नहीं किया है। बहरहाल ये उनका एक एक जो कहते थे ना, इमरान खान साहब जब ये तहरीक अदम एतमाद आ रही थी तो कहा करते थे जनाब, बाकायदा इन्होंने ये फरमाया था कि जनाब ये जो लोग हैं अगर मेरे खिलाफ वोट देंगे ना अदम एतमाद में, तो लोग इनको घरों से नहीं निकलने देंगे और फिर इनके बच्चे जो हैं उनको स्कूलों में ताने मिलेंगे, इनके बच्चों के साथ कोई रिश्तेदारी नहीं करेगा। इस तरह के कल्ट फॉलोअर तैयार कर रहे थे ना, उनको पता था। और यही वो नस्ल है जो वहाँ काजी साहब के ऊपर हमलावर हुई है। अच्छा, अब इसमें 2 इशू हैं। एक तो ये कि ये काजी साहब के ऊपर तो ठीक है, दूसरी जो बात ये है कि वो हाई कमीशन की गाड़ी थी और हाई कमीशन की गाड़ी जो है उसकी सिक्योरिटी जो है ये बरतानवी हुकूमत की जिम्मेदारी है। और जो हमारे वहाँ हाई कमिश्नर साहब हैं डॉक्टर फैसल साहब, वो ये फरमा रहे हैं कि जो हुकूमत पाकिस्तान कहेगी उसके मुताबिक
जो है ये कार्रवाई की जाएगी, इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई के लिए इकदाम किए जाएंगे, ये वो फरमा रहे हैं। बंदा इनसे पूछे कि भाई साहब आप किस बात के हाई कमिश्नर हैं? एक तो गाड़ी की हिफाजत का बंदोबस्त नहीं किया, आपको चाहिए था, आपको पता था, अंदाजा था, और पहले से ये बातें हो रही थी। एयरपोर्ट पे भी उन्होंने काजी साहब को रोकने की कोशिश की, इन लोगों ने वहां पहुंचे हुए थे, नहीं टकरा हुआ आपस में। तो ये इनको जो पता था हाई कमीशन को, और इन लोगों के करतूतों का और इनकी खसलत का ही पता था, तो उन्होंने सिक्योरिटी का बंदोबस्त क्यों नहीं किया? बरतानवी हुकूमत से सिक्योरिटी क्यों नहीं मांगी? और दूसरी बात यह है कि जो हाई कमीशन की गाड़ी है, अगर इस पर हमला होता है तो ये संगीन जुर्म है, ये एहतजाज नहीं था, ये एहतजाज की रेड लाइन उन्होंने क्रॉस की है, जैसे मैंने अर्ज किया, ये उन्होंने गाड़ी पे हमला किया, हमलावर हुए। तो हरासा करने का वहां जो कानून है उसके मुताबिक जो फौजदारी कानून है उनके खिलाफ, लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। और ये जो डॉक्टर फैसल साहब है ना, ये मेरा ख्याल इनको वहां से हटा लेना चाहिए, अब बहुत हो गया है। आपको याद होगा कि मस्जिद नबवी की तौहीन का जो वाकया हुआ था, पीडीएम की हुकूमत के ओहदेदारान वहां गए हुए थे और वहां पीटीए वालों ने एहतजाज किया था, बाकायदा एहतमाम करके गए थे वहां। जो इंतजाम किए थे उनमें बरतानिया के खैरू चीकू साहब, तो चीकू साहब जो है वो उसके बाद फौरन वापस बरतानिया चले गए। कुछ लोग पकड़े भी गए, कुछ के खिलाफ पाकिस्तान में मुकदमा दर्ज हुए, कुछ को जो सऊदी अरब की हुकूमत है उसने सजाएं दी। और फिर पीडीएम ही की हुकूमत, शहबाज शरीफ की हुकूमत थी, उन्होंने कुछ फारशें करके उन लोगों की जान खिलवाई थी वहां से, उन्हें पाकिस्तान में वापस लाए थे, जुर्माने भी हुए थे, सजाएं भी हुई थी। तो वो जो चिक्कू साहब हैं, उसके बाद जो हमारा सफारत खाना है वहां एक तकरीब थी और डॉक्टर फैसल साहब ने उनको इनवाइट किया हुआ था, उस तकरीब में वो मौजूद थे। ये तो मुझे फैसल साहब जो हैं ये भी मुझे कोई यूथिया किस्म के आदमी लग रहे हैं। क्या हमारे हाई कमीशन को नहीं पता कि हाई कमीशन की गाड़ी पे अगर हमला हो, उसके अंदर एक मेहमान हो, उसे हरासा किया जा रहा हो, तो फिर क्या काम करना होता है? उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान से हदायत लेनी होती है, हदायत का इंतजार करना होता है, उन्होंने भेजना होता है हुकूमत पाकिस्तान को, जनाब ये हो गया और मैं ये कर रहा हूं। हुकूमत पाकिस्तान की हिदायत का इंतजार नहीं करना होता उन्होंने, तो सबसे पहले तो इनको हटाया जाना चाहिए। और दूसरी जो बात यह है कि जो हमारे वज़ीर दाखिला हैं, उन्होंने एक बात की है कि जनाब इन लोगों की जो पाकिस्तान की शहरियत है ये मनसूख कर दी जाएगी और इसके लिए काबीना में मामला जो है वो रखा जाएगा। पहली बात तो यह है कि अगर ये दोहरी शहरियत के हामिल लोग हैं, जो पाकिस्तानी शहरी हैं किसी भी अंदाज में, तो इनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। वाकईतन इनकी शहरियत जो है पाकिस्तान की वो मनसूख की जा सकती है। उसके लिए जो हमारा कानून शहरियत है उसका सेक्शन है 16, लेकिन उसकी जो शराइत है ना शहरियत मनसूख करने की, वो बड़ी कड़ी है, सख्त है। और मेरा नहीं ख्याल कि वो जो कानून में दिया गया क्राइटेरिया है ये लोग उस पर पूरा उतरते हैं। ये एक मुश्किल काम होगा। उसमें एक तो ये है कि उसने धोखाधड़ी से, फ्रॉड के साथ पाकिस्तान का डोमिसाइल बनाया हो और शहरियत ली हुई हो, और दूसरा वे जो फितरी शहरी होते हैं उनकी शहरियत कब मनसूख हो सकती है? जब वो आईने पाकिस्तान से बगावत करें, तब उनकी शहरियत जो है वो मनसूख हो सकती है। और या फिर कोई किसी मुल्क के साथ जंग लगी हुई और वो साहब जो है वो उस दूसरे मुल्क के साथ, दुश्मन मुल्क के साथ तजारत कर रहा है, कोई मोहब्बत की पींगे बढ़ा रहा है, कोई राब्ते शाब्ते कर रहा है, उस वक्त भी उसकी शहरियत जो है वो मनसूख की जा सकती है। हुकूमत के स्टेट के पास ये इख्तियार है। लेकिन ये जो मामला है मेरा ख्याल है ये लोग जो हैं इस क्राइटेरिया पे पूरे नहीं उतरते। हाँ, दूसरी जो बात है कि एक तो ये कि वहां पे हरासा करने पे और सफारत खाने की गाड़ी पे हमला करने के इल्जाम में वहां कार्रवाई हो सकती है। फौजदारी वहां का कानून जो इसकी इजाजत देता है, और इसी इल्जाम में इन लोगों के खिलाफ पाकिस्तान में भी कार्रवाई हो सकती है। ये जो मस्जिद नबवी में इन्होंने जो गुस्ताखी का वाकया पेश आया था, तो पाकिस्तान में इसी कानून के तहत उनके खिलाफ FIR जो है वो दर्ज हुई थी। लेकिन उस वक्त जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है वो अपने मूड में थी, तो उन्होंने जनाब कहा जनाब ये वाकया तो हुआ है जनाब सऊदी अरब में, तो पाकिस्तान में FIR कैसे दर्ज हो सकती है? भाई जी ये कानून में लिखा हुआ है, PPC में एक दफा फिर हम दिखा देते हैं आपको स्क्रीन पे। इसमें ये लिखा हुआ है कि कोई भी शख्स जो दूसरे मुल्क में ऐसा जुर्म करता है जो पाकिस्तान में भी जुर्म हो, तो उसके खिलाफ यहाँ FIR दर्ज हो सकती है। लेकिन मैंने कानूनी माहिरीन से बात की है तो उन्होंने कहा जनाब अगर उस मुल्क में भी जुर्म हो और पाकिस्तान में भी जुर्म हो, तब पाकिस्तान में FIR दर्ज हो सकती है। अगर वहां जुर्म नहीं है जो कर रहे हैं वो, और पाकिस्तान में जुर्म है, तो FIR दर्ज नहीं हो सकती। और उसकी मिसाल जो उन्होंने टैरियन की मिसाल दी है कि टैरियन के हवाले से जो सीता वाइट के साथ मरासम थे इमरान खान के, ये हमारे कानून के मुताबिक तो जुर्म है।
लेकिन क्योंकि अमेरिका में जुर्म नहीं है, इसलिए पाकिस्तान में उनके खिलाफ FIR जो है इमरान खान के खिलाफ दर्ज नहीं हो सकती थी। और मस्जिद नबी वाले लोगों के खिलाफ जो मुकदमात हुए थे, अगर उस वक्त जो हमारी जो अदालत है वो गैर मामूली रिलीफ जो है वो ना देती उनको, तो शायद इस तरह के जो वाक़यात हो रहे हैं बरतानिया में और अमेरिका में और इधर दीगर ममालिक में, तो शायद उनको कोई थोड़ी सी होश आ जाती, कोई सबक मिल जाता कि जनाब इसके खिलाफ तो पाकिस्तान में भी कार्रवाई हो सकती है। हाँ, इन लोगों के पास अगर पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड है या पासपोर्ट है तो उन्हें ब्लॉक किया जा सकता है, ये इख्तियार है। लेकिन इस हवाले से भी मुख्तलिफ जजमेंट जो है वो मौजूद हैं कि ब्लॉक तो किया जा सकता है, लेकिन अगर वो पाकिस्तान आना चाहते हैं अदालती कार्रवाई का हिस्सा बनने के लिए, तो फिर वहाँ का जो सफारत खाना है या हाई कमीशन है वो उन्हें सफरी दस्तावेज जारी करने का पाबंद होगा। बहरहाल मुश्किल तो पड़ सकती है ना अगर ये करना चाहते हैं, और अगर जिनके खिलाफ FIR दर्ज हो जाती है तो फिर वहाँ की हुकूमत को जो रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जनाब आप जो ये मुकदमा ना चलाएं, हम अपने मुल्क में चलाना चाहते हैं। वो आपको याद होगा MKM के रहनुमा वहाँ कत्ल हो गए थे, उनके मुल्ज़िम पाकिस्तान में लाए गए थे। और वैसे भी इस हवाले से जो UN चार्टर है और जो मुख्तलिफ कन्वेंशन है उनके तहत हर रियासत जो है दूसरी रियासत को लीगल असिस्टेंस देने की पाबंद है। दूसरे लफ्ज़ों में हमारे वज़ीर दाखिला ने जो ऐलान किया है वो महज बड़क नहीं है, उसके पीछे कानून की ताकत जो है वो मौजूद है। दूसरा यह है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी ने अपनी सीट जो है वो सैयद मंसूर अली शाह साहब के लिए छोड़ दी है। ये एक नोटिफिकेशन जारी किया हुआ है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान लॉ एंड जस्टिस कमीशन के भी सरबराह हैं और वहाँ जो कमेटियाँ वगैरह बनती हैं उसका जो नोटिफिकेशन है उनकी मंजूरी के साथ जारी होता है। लॉ एंड जस्टिस कमीशन की एक कमेटी थी ADR, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, यानी जो मुतबादल दाद रसी का जरिया है अदालतों के अलावा, उसके मैकेनिज्म की तैयारी के लिए एक कमेटी जो है ये तश्कील दी गई थी। तो ये उसमें पहले कौन था, उसमें जो नया नोटिफिकेशन है उसमें जो 22 जुलाई को एक नोटिफिकेशन हुआ था, यानी 22 जुलाई 2024 को, उस वक्त काजी साहब जो हैं वो इस लॉ एंड जस्टिस कमीशन के सरबराह थे, तो उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया था। और उसमें जो कमेटी थी उसमें 3 लोग थे। एक तो थे याहिया अफरीदी साहब जो इस वक्त चीफ जस्टिस पाकिस्तान है, और दूसरे थे आयशा मलिक साहबा, और तीसरे शाहद वहीद साहब। अब ये जो सीट है उन्होंने याहिया अफरीदी साहब ने अपना नाम निकाल के वहाँ जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब जो है उनका नाम शामिल कर दिया गया है। ये जो PTI वाले लोग हैं ना, अब मैं क्या नाम लूँ किसी का, वो ये कह रहे हैं कि 12 जुलाई को जब मकसूद शिश्तों वाले केस का फैसला आया है तो उसके बाद चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह का नाम इस कमेटी से निकाल दिया। अच्छा, पहले तो ये देख लें कि मंसूर अली शाह साहब इस कमेटी में थे भी या नहीं, वो कौन सी कमेटी है। बहरहाल ये नहीं बता रहे ये लोग कि जनाब याहिया अफरीदी साहब को इस कमेटी का सरबराह बनाया गया था। जो 22 जुलाई को नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसके मुताबिक याहिया अफरीदी साहब जो है वो उस कमेटी के सरबराह थे, और दीगर 2 अरकान में कौन लोग थे, आयशा मलिक साहबा भी थी और शाहद वहीद साहब भी थे। ये दोनों जज साहबान जो हैं ये मकसूद शिश्तों वाले केस में जो 8 जज हैं जिन्होंने फैसला दिया था ये PTI को शिश्तें दे दी जाए उनमें शामिल है। तो मंसूर अली शाह साहब का नाम उन्होंने निकाल दिया, तो इनका क्यों नहीं निकाला? नई कमेटी नहीं बन सकती थी? ये इनका प्रोपेगेंडा का एक अंदाज है, और ये एक तरह से नफरत पैदा करना चाहते हैं काजी फायद जैसा कि इस तरह का मुंतकम मजाज आदमी से, यार उन्होंने मंसूर अली शाह का ना ही कर देता। भाई मेरे जो मंसूर अली शाह साहब जो है ना वो एक और कमेटी है उसके सरबराह थे, और वह आर्बिट्रेशन लॉ रिव्यू कमेटी जो सालसी का मामला है उसके लिए जो कवानीन है उनको रिव्यू करने के लिए कमेटी बनी हुई। बहरहाल इन्होंने ये जनाब एक शोर शराबा शुरू किया। अगर वो इंतकाम ही लेना था, उन्होंने इंतकामी कार्रवाई करनी थी, तो वो जो दूसरे 2 जज हैं उनको भी निकाल देते, उनको भी शामिल ना करते। और याहिया अफरीदी साहब ज़ाहिर चीफ जस्टिस पाकिस्तान है तो वो उन्होंने ये अपनी जगह मंसूर अली शाह साहब को शामिल कर लिया। ये कोई अच्छा, ये ना हर बात को सियासत में, अदालती सियासत के अंदाज में देखते हैं, ऐसा है नहीं। और दूसरी बात जो ये है कि जनाब जो मैं कह रहा हूँ कि जुडिशल कमीशन के इजलास में घमसान का रंग जो है वो पड़ने वाला है। तो जो पार्लियामेंटेरियन 4 जुडिशल कमीशन में जाने हैं उनकी नामजदगी हो गई है। और मजे की बात यह है कि दोनों तरफ से, हुकूमत की तरफ से भी जो 2 नाम गए हैं
वो वकला में से नहीं है, और जो पीटीआई की तरफ से लोग 2 नाम गए हैं वो भी वकला में से नहीं है। जो और वो सारे लोग जो हैं चारों भारी भरकम शख्सियात हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं। और वो कौन है? बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हुकूमत की तरफ से मुबैना तौर पर नामजद हुए हैं, और इरफान सिद्दीकी साहब जो सेनेटर हैं नून लीग के, वो जुडिशल कमीशन के इजलास में जाएंगे। और फिर शिबली फराज साहब जो पीटीआई के सेनेटर हैं, और उमर अयूब साहब जो पीटीआई के कौमी असम्बली के रुकन है, ये 4 लोग वहां जाएंगे। और घमसान कैसे पड़ेगा? ये 13 रुकनी कमेटी है, और जो पहला इजलास होगा उसमें जो आईनी बेंच है उसके सरबराह जो है वो शामिल नहीं, क्योंकि आईनी बेंच अभी तक बना ही नहीं। तो ये 12 अरकान पर मुश्तमिल जो है कमेटी पहले दिन बैठेगी, कमीशन बैठेगा, और वो सबसे पहले तो जो आईनी बेंच है उसके सरबराह का तयन करेगा, फिर वो तादाद का तयन किया जाएगा, और फिर आईनी बेंच के जजों के जो नाम है वो फाइनल किए जाएंगे। तो इसमें अब जो कमेटी की तश्कील है, कमीशन की जो तश्कील है, वो इस तरह बनते: चीफ जस्टिस साहब, सैयद मंसूर अली शाह साहब, मुनीब अख्तर साहब और अमीनुद्दीन खान साहब। ये हो गए जनाब 4। और अगर ये चारों जज एक ही पलड़े में अपना वजन डालते हैं, तो 2 लोग जो हैं, जो पीटीआई वाले हैं, वो अपना वजन उसी धड़े में डालेंगे जिसमें जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब अपना वजन डालेंगे और मुनीब अख्तर साहब अपना वजन डालेंगे। ये हो जाएंगे 6। अगर ये सारे जज जो हैं वो एक ही पलड़े में अपना वजन डालते हैं, और दूसरी तरफ वो भी 6 होंगे, यानी कि बिलावल साहब, इरफान सिद्दीकी साहब, वजीर कानून, अटारनी जनरल, और फिर पाकिस्तान बार कौंसिल का एक नुमाइंदा यासिन आज़ाद साहब जो हैं, वो कमीशन के इजलास में शिरकत करेंगे। और यासिन आज़ाद साहब जो हैं, या जो भी पाकिस्तान बार कौंसिल अपना नुमाइंदा भेजेगी कमीशन में, तो वो ज़ाहिर है वहाँ पाकिस्तान बार कौंसिल में जो अक्सरियत है वो इंडिपेंडेंट ग्रुप की है। आदमी तार वाला ग्रुप जो है वहाँ उनकी अक्सरियत है। पहले भी यासिन आज़ाद साहब जो हैं वो इसी ग्रुप से तल्लक रखते हैं, और उनको नामजद किया गया था। और ये एक बंदा ये हो गया जनाब, और एक जो है ये खातून होंगी सिविल सोसाइटी से, या कोई अकलियतों से तल्लक रखने वाला कोई गैर मुस्लिम शख्स जो है वो कमीशन में जाएगा, और उसका जो है नोटिफिकेशन जो है, नामजदगी जो है वो करेंगे स्पीकर। यानी ये भी 6 हो गए और वो भी 6 हो गए। इस तरह तो बराबर वोट हो गए 6-6। तो फिर फैसला कैसे होगा? तो इसमें मेरा ख्याल है कि अमीनुद्दीन खान साहब जो हैं वो मरकजी किरदार होगा उनका। वो अगर बरादर जजों के साथ उनके पलड़े में उनका वजन जाता है, तो फिर ये 6-6 वाला एक इशू पैदा हो जाएगा। अगर वो अपने बरादर जज 3 जज जो हैं उनसे इख्तिलाफ करते हैं, तो फिर दूसरी तरफ 7 लोग जो है वो हो जाएंगे। बहरहाल ये इजलास जो है ये बड़ा दिलचस्प होगा, और मैं समझता हूँ कि घमसान का रन जो है एक मरतबा वहां पड़ेगा। टाइम ज्यादा हो गया। अबुल हसन जुल्करनैन साहब जो साइफर केस में सजा सुनाने वाले जज थे इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को, वो हत्थे चढ़ गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। तो आजम स्वाति साहब वाला मामला था उनके जिस्मानी रिमांड वाला। तो जनाब ये एक बयान अल्फी आ गया कि जनाब 6:30 बजे अदालती वक्त के बाद जो है उन्होंने उनका रिमांड दिया है। तो गुल हसन औरंगजेब साहब और अरबाब मोहम्मद तार साहब उसमें बेंच जो था उसने चढ़ाई कर दी। जनाब पहले भी लिख के भेजा था मेंबर इंस्ट्रक्शन टीम को, जनाब इसको निकालें। हमने साइफर वाले केस में भी देखा हुआ है कि इसने क्या गुल फैलाए हुए थे, केस की अदालत में कैमरे लगे हुए हैं, पहले भी मिसकंडक्ट कर रहा है। वफाकी हुकूमत यानी वजारत दाखिला जो है वो पुश्तनाही कर रही है, और वो इसको वापस नहीं जाने दे रही, यहाँ रखा हुआ है ताकि सियासी कार्रवाइयाँ कर सके। क्या इस्लामाबाद में इसके बगैर जो है इंसाफ जो है उसकी फराहमी मुमकिन नहीं? इस तरह की बातें की। और फिर जो बयान अल्फी दिया जनाब 6:30 बजे के करीब रिमांड दिया गया था उसके नवास्ते ने, स्वाति के ने, तो उसकी बुनियाद पर जनाब इन्होंने जवाब मांग लिया है, रिपोर्ट मांग ली है उससे। आज जनाब आप बताएं ये हुआ है कि नहीं हुआ है। बहरहाल अबुल हसन जुल्करनैन साहब हत्थे चढ़ गए उनके, अब देखें उनका क्या अंजाम होता है। तो उन्होंने एक दिन पहले जो ईमान मुजारी साहब हैं और उनके शौहर हैं हादी अली साहब, उनका भी 3 रोज का जिस्मानी रिमांड दिया था। तो वो जिस्मानी रिमांड जो है कलअदम कर दिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। और मैं हैरान हूं कि यहाँ बड़े बड़े सहाफी जो हैं इन्हें ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट के तौर पे पेश कर रहे हैं। ये नहीं देख रहे कि उन्होंने किया क्या था। उन्होंने जो किया था कि इंग्लैंड की जो टीम आई है क्रिकेट टीम, उसके लिए रूट लगा हुआ था और सड़क बंद की थी। इन्होंने जबरदस्ती बैरियर हटाए थे। पुलिस ने इस बुनियाद पर रिमांड लिया था कि इनके साथ 2 और शख्स भी थे, उनका अता पता मालूम करना है, उनकी गिरफ्तारी के लिए इनका रिमांड जो है ये मतलूब है। बहरहाल अब तो वो जो रिमांड है वो कलअदम हो गया, रिमांड कलअदम हो गया, तो फिर जाहिर है जो बेल एप्लीकेशन है वो भी फाइल हो सकती है, तो बेल भी हो जाएगी।
24 घंटों के अंदर अंदर ये बाहर आ जाएंगे। तो ये सर, और ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है इमरान खान के लिए जो कुछ करती रही है, बगैर बायोमेट्रिक के उनकी दरखास्तें जो है उनकी समाअत होती रही है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और ऐसे मुकदमात जो भी दर्ज भी नहीं हुए उनमें भी जमानत, गिरफ्तार न किया जाए। और अबुल इसनाद जुल्करनैन साहब जो हैं इस बुनियाद पे जनाब रिमांड दे दिया उसने। ये शाम को कई दफ़ा मैंने देखा कि कोर्ट टाइम के बाद जो है ये अदालतें जो है वो रिमांड लेती हैं। तो बहरहाल ये सिक्योरिटी के मामला भी होते हैं, कुछ और मामला भी होते हैं जिसकी वजह से अदालतें जो हैं वो देर तक या कोर्ट टाइम के बाद। और जज के बारे में तो यही है कि जनाब वो अदालत जब 24 घंटे जज होता है। बहरहाल इन्होंने ये किया है कि अबुल इसनाद जुल्करनैन साहब जो है, मेरा नहीं लगता कि अब इस्लामाबाद में ज़्यादा देर जो है वो रह सकें। और अब दूसरा ये कि बुशरा बेगम जो है वो पेशावर से लाहौर आ गई हैं। पहले वो डियाला जेल गई हैं, इमरान खान से मुलाकात हुई है और उनकी पेशी थी 190 मिलियन पाउंड वाले केस में। तो उसके बाद वो लाहौर आ गई हैं, ज़मानत पार्क में वो ठहरेंगी। और ज़मानत पार्क वैसे भी बुशरा बेगम की मुल्कियत है। जिस वक्त ये निकाह होता है इमरान खान के साथ, तो इमरान खान ने इनको ये गिफ्ट कर दिया था ज़मानत पार्क वाला पूरा घर। और हमारे कानून के मुताबिक, जो मुरवजा कवानीन है उनके मुताबिक, अगर कोई जायदाद निकाह के वक्त गिफ्ट कर दी जाए और निकाहनामे में उसका अंदराज हो तो फिर उसके लिए रजिस्ट्री वगैरह या इंतकाल वगैरह की जरूरत नहीं होती। वो निकाहनामा जो वही रजिस्ट्री सफर किया जाता है। और वहाँ जो मैं कह रहा हूँ, वहाँ से यहाँ जो मौकलों के चक्कर है या कोई सियासी स्ट्रेटजी है, तो ये 2-3 दिन से मुख्तलिफ सहाफ़ी जो हैं ये खबर दे रहे थे कि वहाँ जनाब को मोकला शोकला वाले जो चक्कर है, बेगम साहबा जो माहौल वहाँ नहीं बन रहा, तो ये लाहौर मुंतकिल हो जाएंगी। ये सीरियस किस्म के, संजीदा किस्म के जो सहाफ़ी हैं वो ऐसी खबरें दे रहे थे। तो वहाँ जनाब ये कमरा जो है, इन्होंने कहा जनाब इसको हरा रंग कर दें, और ये किसी ने कहा जनाब काला रंग कर दें, तो जहाँ माहौल नहीं बन रहा था, फिर वो ये जो ज़मानत पार्क है यहाँ तो माहौल बना हुआ है। ज़मानत पार्क में तो बाकायदा इनका हुजरा जो है वो मौजूद है। जिस वक्त इमरान खान को ज़मानत पार्क से गिरफ्तार किया गया था, तो उस वक्त बुशरा बेगम के उस कमरे से वो एक पोटली सी मिली थी जिसमें राख थी, कुछ हड्डियाँ थी, इस तरह की बातें जो है वो सामने आई थी। तो यहाँ तो माहौल पहले से मौजूद है और मौक्कल जो है उनके वो भी मानूस हैं। अच्छा, ये मेरी ज़ाती इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ये मौक्कलों की वजह से पेशावर से लाहौर मुंतकिल हुई हैं। ये उन सहाफ़ियों की खबर है। एक सहाफ़ी अगर 2 दिन पहले ये खबर देता है कि जनाब ये फलां तारीख को लाहौर मुंतकिल हो जाएंगी, और वो हो जाता है, तो उसका मतलब बाकी जो खबर है उसमें भी किसी न किसी हद तक तो सदाकत है ना। ये जादू टूने वाली बात एक तरफ रही। जो मेरा हंच है वो ये है कि सियासी मकासद के लिए बुशरा बेगम जो है ये लाहौर ज़मानत पार्क मुंतकिल हुई हैं। इमरान खान की जो बहनें, खास तौर पर अलीमा खानम, वो जमात को टेक ओवर करना चाहती हैं और वो काफ़ी अरसे से लगी हुई हैं। उनका एक पूरा ग्रुप है और बुशरा बेगम जो है वो इसी काम के लिए अपने ग्रुप बना के बैठी हुई हैं। ये इनके दरमियान जो टसल है, जो लड़ाई चल रही है, जो खींचातानी हो रही है, इनकी बहनों की जो कार्रवाइयां हैं जमात पर कब्जे के लिए, उनको गैर मौसर बनाने के लिए बुशरा बेगम साहबा जो है ये लाहौर में आकर बैठ गई है। ये मुझे लग रहा है। अब दीजिए मुझे इजाजत, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए विलाग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज।